Next, a term female neonate born via assisted vaginal delivery developed a localized scalp swelling that does not cross the suture lines. At 36 hours of life, the infant is feeding well and appears clinically stable. Total STB is 11.2. What is the most appropriate approach to bilirubin monitoring in this neonate? पहले इसको हमें डायग्नोज करना है। टर्म फीमेल बेबी है, वो जनरली पैदा हुई है और लोकलाइज्ड स्कैल्प स्वेलिंग है that does not cross the suture lines. अगर suture line क्रॉस नहीं हो रहे, which means this is cephal hematoma. 36 आवर्स में बच्चा स्टेबल है, लेकिन STB उसका थोड़ा सा रेज्ड है, 11.2 है। What is the most appropriate approach to bilirubin monitoring? तो हमने इसका STB कब कब चेक करना चाहिए? अब सवाल ये है, क्या हम डेली करें, या हम आवरली करें, या हम बिल्कुल ना करें, या 7 दिन बाद करें, या बस देख लिया करें कि जॉन्डिस ज़्यादा नहीं हो रहा। तो इसमें जो सबसे सेफ ऑप्शन है वो ये है कि हम इसको डेली कर लिया करें। अगर हम आवरली करते हैं, आवरली करने का कोई खास फायदा नहीं है। हम इतना जल्दी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि जाने बिल्कुल बढ़ जाएगा, कि इसको कंटिन्यूस हो जाएगा और बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो इसमें जो है ना, ज़रूरत नहीं है कि हम आवरली करें। इतनी कोई इमरजेंसी नहीं हुई, ना कोई इस तरह का सिनेरियो कि हमें आवरली करने की ज़रूरत है। सो वी डोंट नीड टू डू दिस आवरली। फिर ऑप्शन सी है नो फर्दर मॉनिटरिंग। पेशेंट को सेफालोटोमा में बिलिरुबिन होता है, उसमें जो है ना जॉन्डिस होता है। मॉनिटर करना चाहिए कि हम देखें कि उसका लेवल बहुत ज़्यादा राइज तो नहीं कर रहे, और अगर ज़रूरत है तो हम ट्रीटमेंट करें उसकी। सो वी शुड मॉनिटर। रिपीट बिलिरुबिन एट 7 डेज। अब 7 दिन इंतजार करना भी इट्स टू लॉन्ग। बीच में शायद ज़्यादा हो जाए, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ये ना हो कि उसको कनेक्टिविस बीच में डेवलप हो जाए, इसलिए 7 दिन बाद करना मुनासिब नहीं है। और विजुअल असेसमेंट इतनी अच्छी नहीं होती, उसमें ना अक्सर मिस हो जाता है, और वो इतना स्पेसिफिक भी नहीं है, इतना सेंसिटिव भी नहीं है। सो इट्स बेटर कि हम डेली मेजर करें। So cephal hematoma increases the bilirubin load through ongoing hemoglobin breakdown, and serial monitoring is required to detect rising levels before they reach treatment thresholds. Hourly monitoring is unnecessary and impractical in a stable unit without rapidly rising bilirubin. तो बच्चा स्टेबल है, इतना रैपिड राइज कर नहीं रहा, तो जितनी कम आवरली करें। No monitoring is incorrect because bilirubin levels may continue to rise over several days. तो अगर हम बिल्कुल नहीं करेंगे वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बिलिरुबिन बढ़ता रहेगा, ये ना हो कि उसको ज़्यादा सीवियर जॉन्डिस हो जाए। A single repeat bilirubin at 7 days is inappropriate because significant hypervolemia can occur later. 7 दिन बाद करेंगे तो शायद बीच में उसको जो है ना जॉन्डिस हो जाए और जो है ना वर्सन हो जाए। And visual assessment is unreliable. Next, a 12-year child from a resource-limited setting presents with progressive irritability, intermittent diarrhea, and a hyperpigmented rash over the sun-exposed areas of the neck and forearms. Scene examination shows mild confusion but no focal deficits. HP 11.1 है, albumin थोड़ा सा कम है. What is the most likely underlying deficiency? तो पेशेंट प्रॉब्लम्स क्या हैं? नंबर 1 इरिटेबल है, नंबर 2 डायरिया है, और नंबर 3 उसको डर्मेटाइटिस है, हाइपरपिगमेंटेड रैश है। तो आपके पास जब डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिलीरियम होता है, दिस इज क्लासिक फॉर पेलेग्रा, एंड पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय नाइसिन डिफिशिएंसी। सो द आंसर इज बी, नाइसिन। अब जो बाकी ऑप्शन है, अगर बायोटिन हो तो पेशेंट को स्किन चेंजेस आती हैं, उसमें उसको डर्मेटाइटिस होता है, लेकिन उसको जो है ना डायरिया वगैरह नहीं होता, ना ही उसको जो है ना डिलीरियम होता है। सो इट्स नॉट बायोटिन। पायरोक्सिन जैसे पता है आपको, दिस कॉजेज फिट्स, तो इसको फिट्स नहीं हो रहे। राइबोफ्लेविन में आपको एंग्लोस्टोमेटाइटिस मिलता है, एंग्लोसाइटिस मिलता है, वो इसमें नहीं है। थायमीन की कमी से बेरी बेरी होता है, जिसमें न्यूरोपैथी और उसके अलावा आपके पास होती है मायोपैथी होती है, कार्डियोमायोपैथी होती है। सो इट्स नॉट थायमीन। So the combination of dermatitis on sun-exposed area, diarrhea, and neuropsychiatric symptoms reflect the classic features of pellagra. अगर बैटरी deficiency होती, it typically causes alopecia and dermatitis without GI symptoms and neurocognitive features. Pyridoxine deficiency causes seizures and peripheral neuropathy. Riboflavin deficiency presents with angulous dermatitis and glossitis, जबकि thiamine deficiency causes cardiomyopathy and neuropathy. Next, an 11-year-old boy presents with progressive difficulty in walking and frequent falls over 3 months. Examination reveals reduced vibration sense in the lower limbs and mild spasticity. HP is 10.8 with MCV of 104. Folate is normal. What is the most likely underlying mechanism of his neurological findings? तो इसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, एक बच्चा है 11 साल का जिसको प्रोग्रेसिव डिफिकल्टी हो रही है चलने में
और वो फ्रीक्वेंट फॉल्स हैं उसको ओवर 3 मंथ्स। उसके अलावा वाइब्रेशन सेंस भी रिड्यूस्ड है और माइल्ड स्पेसिस भी है। एचपी माइल्डली कम है लेकिन एमसीबी उसका रेज्ड है, 104 है। फोलेट नॉर्मल है। अगर पेशेंट को मैक्रोलिटिक एनीमिया है लेकिन फोलेट नॉर्मल है, देन द मोस्ट लाइकली कॉज इज विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। अब उन्होंने ये नहीं पूछा कि डेफिशिएंसी किस चीज की है, वो पूछ रहे हैं कि मैकेनिज्म क्या है। अब पेशेंट को प्रॉब्लम जो हो रही है वो है वाइब्रेशन सेंस की। तो जब आपके पास वाइब्रेशन सेंस अफेक्टेड है, इट मींस कि द प्रॉब्लम इज इन द पोस्टीरियर कॉलम्स। सो वी नो द करेक्ट आंसर इज डीमाइलिनेशन ऑफ द पोस्टीरियर कॉलम्स। लेकिन बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अगर इस्कीमिक इंजरी होती स्पाइनल कॉर्ड को तो फिर उसकी काफी एक्यूट ऑनसेट होती, वो काफी जल्दी प्रेजेंट करता। इस केस में 3 मंथ्स में प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो वो हमें विद इन डेज मिलते, सो इट्स नॉट इस्कीमिक इंजरी। अगर मोटर न्यूरॉन प्रॉब्लम होती तो पेशेंट को फ्लैसिड पैरालिसिस होता। इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सिर्फ उसको प्रॉब्लम क्या हो रही, वाइब्रेशन सेंस कम है और फ्रीक्वेंट फॉल्स हैं, लेकिन कोई ये साइन नहीं कि उसको जो है ना लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज कोई नहीं है उसकी। अगर प्रेफरल नर्व का लॉस होता है, अगेन आपको लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस मिलते हैं, तो वो प्रेजेंट नहीं है। और अगर प्राइमरी मसल फाइबर डैमेज है, तो आपको सेंसेशन जो है ना उसकी वो इफेक्ट ना होती उसकी। आपको शायद वीकनेस मिलती है मसल में, मगर सेंसेशन नॉर्मल होती। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। So vitamin B deficiency causes subacute combined urination affecting proprioception and the corticospinal tracts, leading to sensory ataxia and passivity. अगर ischemic injury होती to the spinal cord, it would present acutely rather than progressively. Motor neuronation would cause lower motor neuron signs without spasticity, without sensory loss. Sorry, peripheral nerve axonal loss would produce flaccid weakness. और अगर पेशेंट को मसल फाइबर डैमेज है, it would cause proximal weakness without sensory deficits. Next, a 14-year-old tall male with long limbs and a diagnosis of Marfan syndrome presents with sudden onset of severe chest pain which radiates through the back. BP is 140 by 90 in the right arm, 115 by 80 in the left arm. Pulses are asymmetric. What is the most appropriate immediate diagnostic investigation? तो एक बच्चा है जिसको मार्फैन सिंड्रोम है। अब उसको सडनली सीवियर चेस्ट पेन हुआ है जो कि बैक रेडिएट कर रहा है। उसके अलावा राइट साइड पे बीपी ज्यादा है, लेफ्ट साइड पे कम है और पल्सेस की एसिमेट्रिक है। सवाल ये पूछ रहा है व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। हमें ऐसा टेस्ट चाहिए जो कि इमीडिएट भी हो और डायग्नोस्टिक भी हो। तो इस पेशेंट में हुआ क्या है, तो जो पेशेंट को मार्फैन सिंड्रोम होता है उसमें कॉम्प्लिकेशन होती है एओर्टिक डायसेक्शन की। और जब एओर्टिक डायसेक्शन होती है उसमें पेशेंट का फिर जो है बीपी और पल्स उसमें ऑल्टर हो जाती हैं। तो इस पेशेंट को एओर्टिक डायसेक्शन हुआ है। अब हमने उसको डायग्नोज करना है। तो उसका जो सबसे फास्ट जगह डायग्नोज करने का जो एक्यूरेट है दैट इज एकोकार्डियोग्राफी। जो बाकी ऑप्शंस हैं, अगर हम चेस्ट एक्सरे करते हैं वो उसे डायग्नोज नहीं कर पाएगा और आपको शायद भी चेंजेस मिल जाए, यू माइट सी मीडियास्ट्रियल वाइडनिंग, लेकिन इट इज नॉट डायग्नोस्टिक। एमआरआई एंजियोग्राफी बहुत अच्छा टेस्ट है और फिर यूज भी किया जाता है फॉर एओर्टिक डायसेक्शन। लेकिन इस टाइम पे पेशेंट सिक है, उसको जो है ना ब्लड प्रेशर उसका ऑल्टर्ड है, उसकी पल्सेस वीक हैं, इन दिस केस हमें फौरन से कोई जो है ना रिजल्ट चाहिए। सो इन दिस सिनेरियो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। ट्रोपोनिन हम करते हैं जो हमने माइकार्डियल इंजरी देखी हो, जैसे हार्ट अटैक हुआ हो, तो इस केस में ट्रोपोनिन की जरूरत नहीं है। ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट जो हमने इस केस में नहीं करना। पेशेंट जो है पहले ही उसके जो है ना वो ब्लड प्रेशर ऑल्टर्ड है, उसके जो पल्सेस हैं वो भी एसिमेट्रिक हैं। अगर हम ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट करवाएंगे उससे शायद कंडीशन वर्सन हो जाए, तो हम ये नहीं करेंगे। So the answer is echo. So echo is rapidly available and can detect proximal aortic dissection and associated complications in an unstable patient. X-ray may show mediastinal widening but cannot confirm dissection. MRA provides extra detail but is unsuitable for immediate unstable patient. तो MRA immediate नहीं है और सवाल ने कहा था कि what is the most appropriate immediate investigation, तो हमें immediate चाहिए था। Troponin evaluates myocardial injury rather than aortic pathology. Treadmill stress testing is contraindicated in suspected aortic dissection. Next, a 6-year-old girl is evaluated for exertional fatigue. Cardiac examination reveals a harsh systolic ejection systolic murmur at the right upper sternal border relating to the neck. Peripheral pulses are delayed but equal. BP is 96 by 60. What clinical feature best reflects the hemodynamic severity of her condition? तो एक बच्ची है जिसको exertional fatigue हो रही है,
जब वो एग्जर्शन करती है तो थक जाती है। सीवीएस में हमें एक मर्मर मिला है विच इज सिस्टोलिक इलेक्ट्रिकल मर्मर एट द राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर रेडिएटिंग टू द नेक। तो राइट साइड पे एक इलेक्ट्रोस्टॉलिक मर्मर है जो नेक पे रेडिएट कर रहा है। सो इट मीन्स कि एयोर्टिक वॉल्व इन्वॉल्व है। Peripheral pulses are delayed but equal। तो pulsar delays हैं, it means कि aortic stenosis है। अब सवाल ये है, what clinical feature best reflects the hemodynamic severity of her condition? तो किस clinical feature से हम देख सकते हैं कि उसको कितना severe stenosis है। अब जब पेशेंट का स्टेनोसिस ज्यादा होगा उससे क्या होगा कि जो उसका पल्स है वो भी कम हो जाएगा। तो उसका एक तो पल्स वॉल्यूम कम होगा, दूसरा पल्स वो स्लो हो जाएगी क्योंकि ब्लड बड़ा आराम से निकलेगा उस ओपनिंग में से। तो आपके पास जो पल्स है वो जो है ना स्लो राइजिंग पल्स होगा। तो जितना स्लो राइजिंग है उतना ज़्यादा स्टेनोसिस है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी डिलेड कैरेटेड अपस्ट्रोक। अब जो बाकी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन बी है मर्मर इंस्टेंसी। अब मर्मर इंस्टेंसी जो है ना बहुत आपकी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि जब बहुत सीवियर स्टेनोसिस होता है आपको मर्मर की इतनी आवाज़ ही नहीं आएगी। क्योंकि होता क्या है कि जब स्टेनोसिस ज़्यादा होता है इतना ब्लड पास नहीं करता, इतना मर्मर नहीं आता। तो मुमकिन है कि बहुत सीवियर स्टेनोसिस हो लेकिन मर्मर कम हो। सो मर्मर इतना आपको हेल्प नहीं करेगा सिवियरिटी को जज करने में। थ्रिल जो है दैट्स जस्ट अगर मर्मर ज्यादा हो तो आपको थ्रिल साथ मिलता है। सो वो वही एक्सप्लेनेशन है जो मर्मर की है। रेस्टिंग हार्ट रेट वो कोई हेल्प नहीं करेगा, वो तो पेशेंट अगर एक्सरसाइज करे या और भी कोई स्ट्रेस भी हो तब भी उसका जो है ना हार्ट रेट बढ़ सकता है, वो कोई इतना हेल्पफुल नहीं है। वाइट ब्लड प्रेशर मिलता है आपको इन एयोर्टिक रिगर्जिटेशन, स्पेशली को एयोर्टिक स्टेनोसिस है। So delayed cardiac upstroke reflects reduced left ventricular outflow and is a reliable indicator of hemodynamically significant aortic stenosis. Murmur intensity does not correlate well with severity and may decrease in severe disease. Presence of thrill suggests obstruction but does not quantify severity. Resting heart rate is influenced by multiple non-cardiac factors. White pulse pressure is seen in aortic regurgitation, not aortic stenosis. Next, a term male unit develops progressive cyanosis within 6 hours of birth. Oxygen saturation is 72% of FiO2 of 1. Cardiac emission reveals a single loud second heart sound without a murmur. X-ray shows mild cardiomegaly. ABG shows pH 7.34, PCO2 38, PO2 of 32 millimeters of mercury. What is the most appropriate immediate intervention? बच्चा है 6 और बर्थ में उसको साइनोसिस हो गया है। सैचुरेशन उसकी इवन विद 100% ऑक्सीजन सिर्फ 72% है। पेशेंट का सेकंड लाउड सेकंड हार्ट साउंड है लेकिन मर्मर कोई नहीं है। माइल्ड कार्डियोमेगाली है। एबीजीज में पीएच 7.34 है, मतलब जस्ट बॉर्डर पे है। पीसीओ2 38 है, ये नॉर्मल रेंज में है। ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम है इसकी। तो जब किसी पेशेंट में प्रोग्रेसिव साइनोसिस होता है तो उसमें जो हम पहला काम करते हैं, हम PGE1 देते होते हैं ताकि डक्टस खुला रहे। अब पॉसिबली इस पेशेंट में TGA है क्योंकि देयर इज नो मर्मर और सीवियर जो है ना इसमें आपके पास साइनोसिस है, तो ये डक्ट डिपेंडेंट लीजन है। तो हमने क्या करना है, हमने डक्ट को ओपन रखना है। तो उसके लिए हम देंगे PGE1। सो जो पहला स्टेप है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट इंटरवेंशन इज इंट्रावीनस प्रोस्टाग्लैंडिन ई इन्फ्यूजन ताकि डक्टस खुला रहे। बाकी ऑप्शन हैं बैलून आर्टीरियल सेप्टोस्टमी किया जा सकता है लेकिन पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करना है, उसके बाद हम ये करेंगे। इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड का फायदा कोई नहीं है, हमने डक्टस को ओपन रखना है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स में कोई हेल्प नहीं करेगा। मैकेनिकल वेंटिलेशन अगर हम कर भी देते हैं फायदा नहीं है, साइनोसिस चलता रहेगा, जो प्रॉब्लम है वो चलती रहेगी, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। आर्टीरियल स्विच ऑपरेशन अगेन हम कर सकते हैं लेकिन पहला काम है बच्चे को स्टेबलाइज करना। जब पेशेंट स्टेबलाइज होगा फिर हम स्विच करेंगे, पहले हमने उसको स्टेबलाइज करना है। पहला काम है कि हम डक्टस को ओपन रखें। So prostaglandin E maintains ductal patency, improves mixing of systemic and coronary circulations in duct-dependent cyanotic heart disease. Balloon atrial septostomy is not the first step and is performed after ductal patency is cured or if hypoxemia persists. तो पहला स्टेप नहीं है कि हम बैलून आर्टीरियल सेप्टोस्टमी कर दें, पहला स्टेप है कि हम इसको PGE1 दें। Inhaled nitric oxide does not address the parallel circulation pathology, उससे फायदा नहीं होगा निट्रिक ऑक्साइड का।
मैकेनिकल न्यूट्रिशन डज नॉट करेक्ट द अंडरलाइंग सर्कुलेटरी सेपरेशन। अगेन मैकेनिकल न्यूट्रिशन भी कोई हेल्प नहीं करेगा, प्रॉब्लम फिर भी चलती रहेगी, साइनोसिस फिर भी मेंटेन रहेगा। अर्जेंट आर्टियल स्विच ऑपरेशन इज डेफिनेटिव बट इज नॉट द इमीडिएट स्टेप। तो पहला स्टेप ये कि आप आर्टियल स्विच कर दो, पहला स्टेप है कि आप उसे PGE1 दो। So next, a 12-year-old girl, recurrent episodes of palpitation lasting 20 to 30 minutes presents for evaluation. She is currently asymptomatic. Resting ECG shows a short PR interval with delta waves. Echo is normal. What is the most appropriate definitive management? तो बच्ची है, उसको palpitations हो रही हैं जो कि आधे घंटे तक रहती हैं। अभी asymptomatic है, ECG shows short PR interval and delta waves. Echo normal है। तो अगर आपके पास शॉर्ट पीरियड इंटरवल है और डेल्टा वेव्स हैं, इट मींस पेशेंट हैज वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, WPW सिंड्रोम। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी कैथेटर एब्लेशन। लेकिन बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अगर हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं उससे शायद सिम्टम्स कम हो जाएं, लेकिन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है वो, हमें डेफिनेटिव मैनेजमेंट चाहिए। सो नॉट बीटा ब्लॉकर्स। डाइजॉक्सिन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, तो ये हमें नहीं देना। ऑब्जर्वेशन का फायदा नहीं है, उसको palpitations हो रही हैं जो 30 मिनट्स तक रहती हैं, शी इज सिम्प्टोमेटिक, तो इसका फायदा नहीं है। और कार्डियो हम करते हैं जब पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सिक हो या अनस्टेबल हो, इस केस में करने की जरूरत नहीं है, अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक है, एसिम्प्टोमेटिक है। So symptomatic Wolff Parkinson White carries a risk of recurrent tachyarrhythmias and sudden cardiac events, and ablation provides definitive cure. Beta blockers may reduce symptoms but does not eliminate the accessory pathway. Digoxin therapy is contraindicated because it may enhance production through the accessory pathway. So digoxin हमें नहीं देनी. Observation alone is appropriate because the child is symptomatic. And synchronized cardioversion is reserved for acute unstable episodes. So next, a 9-year-old boy presents with an episode of narrow complex tachycardia documented earlier at 190 beats per minute, which emitted spontaneously. He is now asymptomatic with normal vital signs. Echo is normal. What is the most appropriate next step in management? बच्चा था 9 साल का, उसको SPT हुआ था, खुद ही खत्म हो गया, अब वो ठीक ठाक है, उसकी एको भी नॉर्मल है, वाइटल्स भी नॉर्मल है, उसको सिम्टम्स भी कोई नहीं है। सवाल ये कि अब क्या करना चाहिए हमें? तो पेशेंट जो है ना अब ठीक ठाक है, उसको SPT हुआ था लेकिन वो ठीक हो गया है। तो अब ये है कि हम अब इसके साथ अब इस केस में हम क्या करें? तो ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए है डेली बीटा ब्लॉकर थेरेपी। अब पेशेंट को इस वक्त एसवीटी नहीं हो रहा, वो खुद ही टर्मिनेट हो गया, ठीक हो गया है, अभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उसको, तो अभी फायदा नहीं है बीटा ब्लॉकर्स देने का, क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं है जो हमने ट्रीट करने हैं। इमीडिएट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी, अगेन पेशेंट अभी कोई सिम्टम्स है ही नहीं, अगर उसको हम कर भी लेते हैं स्टडी, फायदा नहीं है, सब कुछ ठीक है अभी। सो देर इज नो बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी। और डाइजॉक्सिन हम देते नहीं होते पेशेंट्स में एसपीटी के लिए, बच्चों में वो इंडिकेटेड नहीं है, तो इसका फायदा नहीं है। रीअश्योरेंस एंड फॉलोअप जो है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट आंसर। बच्चा भी ठीक है और वो हिस्ट्री भी नहीं है कि इसको बार बार हो रहा है कि हमके इसको करंट एपिसोड्स हैं या इसको जो है ना मल्टीपल एपिसोड्स हैं, सिर्फ एक दफा हुआ तो ठीक भी हो गया। तो आई थिंक बेस्ट ये बस उसको हम फॉलो अप कर लें। कार्डियोवर्जन अगेन पेशेंट स्टेबल है, इससे करने का फायदा कोई नहीं है। So reassurance and follow-up is appropriate because the child is currently asymptomatic, hemodynamically stable, and he had a self-terminating SVT episode without any high-risk features. Daily beta blocker therapy is not mandatory after a single self-limited episode. एक एपिसोड हुआ था, खत्म हो गया, जरूरत नहीं कि उसको हम मुसलसल बीटा ब्लॉकर देना शुरू कर दें। Immediate electrosurgery study is not indicated without recurrent or severe episodes. उसको एक एपिसोड हुआ था, ठीक हो गया, कोई फायदा नहीं कि हम इलेक्ट्रोसर्जरी की स्टडी करें। Oral digoxin therapy is not first line in pediatric SVT, and synchronized cardioversion is not needed in a stable asymptomatic patient. Next, a 13-year-old child presents with palpitations and dizziness. ECG shows a wide complex regular tachycardia at 160 per minute with uniform QRS morphology. Blood pressure is 104 by 68 and child is conscious. What is the most appropriate initial management? हमारे पास एक बच्चा है 13 साल का, palpitations हैं और डिजीनेस है। ईसीजी पे आपके पास आ रहा है वाइड कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी कार्डिया और यूनिफॉर्म क्यूरेस मोर्फोलॉजी। तो जब आपके पास वाइड कॉम्प्लेक्स पैटर्न आते हैं ईसीजी पे, इट मीन्स कि ये वेंट्रिकुलर है।
तो इस केस में दिस इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। और साथ लिखा हुआ है यूनिफॉर्म क्यूआरएस मॉर्फोलॉजी, यानी कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है सब एक जैसे। तो ये डिफरेंशिएट करते हैं इसको टूसार्ड टिपॉइंटी से। तो हमारे पास इस केस में है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अब उस पर जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के लिए दैट इज एम्योड्रोन इन्फ्यूजन। जो बाकी ऑप्शंस हैं, एडोनसीन हम देते हैं एसवीटी के लिए, इस पेशेंट को वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है तो हम ये नहीं देंगे। डिफिब्रिलेशन हम करते हैं अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो या बिल्कुल पल्सलेस हो। इस केस में कॉन्शियस है वो, तो फिब्रिलेशन की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट हम देते हैं अगर टोर्सार्ड की पॉइंटीज हो, और इस केस में क्योंकि हमें पता है कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। और वेगल मूवर्स हम इस केस में नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज डन फॉर एसवीटी। So the answer is amidron infusion. So the rhythm represents stable monomorphic ventricular tachycardia requiring anti-arrhythmic therapy. Adenosine may be used diagnostically but is not definite treatment for ventricular tachycardia. Defibrillation हम करते हैं अगर पेशेंट पल्सलेस हो या अनस्टेबल हो। मैग्नीशियम सल्फेट हम देते हैं अगर पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो, यानी कि टॉर्सार्ड द पॉइंट्स। और वेगल मूवर्स हम करते हैं फॉर एसवीटी।